नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के लेक्चर में दोस्तों हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेवलपमेंट में आता है डेवलपमेंटल टास्क, उसको समझेंगे। हालांकि हमने डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीजें लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट काफी बड़ा सब टॉपिक है डेवलपमेंट में ही, इसलिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत मुझे पड़ी। तो इस वीडियो में हम अच्छे से लगभग 13 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं जिसको हम डिटेल में समझेंगे। लेक्चर बाइलिंगुअल रहने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम समझेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। और इसमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। डिफरेंस हिंदी में इसको हम कह सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये हमें क्या कहता है? ये हमें ये कहता है कि देखिए, जो डेवलपमेंट है वो हर एक बच्चे में हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये आप और हम जानते हैं। हर एक बच्चा किसी न किसी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में डिफरेंट होता है। कैसे? इसको ऐसे समझिए कि हो सकता है कुछ बच्चे फिजिकली अच्छे हों, कुछ फिजिकली वीक हों। कुछ हो सकता है कि लैंग्वेज की फील्ड में अच्छा हो, मतलब कि उनकी जो भाषा है वो काफी अच्छी हो, वहीं कुछ बच्चे बोलने में हिचकिचाते हों। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोशली दूसरों के साथ मिलना जुलना उनको ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि ये चीजें पसंद नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं जो कि इमोशनली अच्छे बैलेंस्ड होते हैं, चीजों को अच्छे से कंट्रोल करते हैं, इमोशनली चीजों को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे होते हैं जिनका अपने ऊपर इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता। तो ये सब हमें क्या दिखाता है? ये सब हमें यही दिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो अलग अलग होता है। इसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म। जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो कि एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में अलग होंगे। कुछ आपको इंटेलिजेंट मिलेंगे, कुछ आपको थोड़े से स्लो लर्नर मिलेंगे, कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलने में तेज होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपसे बात करने में हिचकिचाते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो शर्माते ज्यादा होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बेझिझक क्लासरूम में कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते होंगे। तो इस तरीके के आपको बच्चे देखने को मिलेंगे, और क्योंकि ये एक दूसरे से इतने अलग हैं, यही हमें कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। यानी कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक बच्चे में क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा नई चीज सीखता है या कुछ भी सीखता है तो उससे पहले वो कुछ जनरल एक्शंस करता है, उसके बाद उसके वो जनरल एक्शंस जो होते हैं कुछ स्पेसिफिक एक्शंस में बदल जाते हैं। इसको हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चे अक्सर जो कि 3-4 महीने के होते हैं, जब वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो अपने ही दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं पकड़ने के लिए। अगर आप उसको कोई टॉय देंगे तो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करेगा, पूरे हाथों का। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, 1.5-2 साल का हो जाता है, तो उसके पकड़ने का तरीका बदल जाता है। अब वो किसी चीज को पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथों का नहीं, वो देखता है उसको जरूरत क्या है। अगर एक हाथ से पकड़ सकता है तो एक हाथ से पकड़ता है। जैसे उंगलियों से पकड़ने की जरूरत है तो उंगली से पकड़ लेता है। जैसे अगर छोटे मटर के दाने हो तो उसको उंगली से भी पकड़ सकता है। तो ये सब चीजें क्या दिखा रहा है? ये सब दिखाता है कि पहले बच्चा जनरल एक्शंस करता है, अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना एक जनरल एक्शन है। लेकिन जब वो एक्शन स्पेसिफिक हो जाता है, किसी एक पर्टिकुलर हमारे बॉडी के पार्ट्स तक सीमित हो जाता है, तो वो कहलाता है स्पेसिफिक। इसको किसी दूसरे और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चा जब लिखना शुरू करता है, जब पहली बार वो पेंसिल पकड़ता है या पेन पकड़ता है, तो उसके लिखने का तरीका क्या होता है? आड़ी तिरछी लाइनें अक्सर वो बनाता है। ठीक है, आड़ी तिरछी लाइनें वो अक्सर बनाता है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है, उसका फाइन मोटर स्किल्स, जो उसका गामक विकास है, वो जितना मजबूत होता जाता है, वैसे वैसे उसका जो लिखने का तरीका है वो सुधरता जाता है। फिर वो धीरे धीरे सीधी लाइन बनाना,
सर्कल बनाना, स्क्वायर बनाना सीख लेता है। और उसके बाद जब और ज्यादा वो अभ्यास करता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, मेच्योर होता है, उसका जो लिखने का तरीका है वो अक्षरों पे आ जाता है और फिर वो अक्षर भी बना सकता है, जैसे कि क बनाना, ठीक है, ए लिखना, ये सारी चीजें बच्चा फिर धीरे धीरे करने लगता है। ये भी एक एग्जाम्पल है जनरल टू स्पेसिफिक, कि पहले बच्चा किस प्रकार से चीजें कर रहा था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका जो एक्शन है वो स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे जैसे बच्चे का फाइन मोटर स्किल डेवलप होता गया, बच्चे का जो एक्शन है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता गया। आई होप आप समझ पाए होंगे, उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसका क्या मतलब है? इसको आप हिंदी में कह सकते हैं निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत या सिद्धांत, ठीक है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक टाइम के बाद रुक जाता है। ये हमने देखा भी था जब हम लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने डिफरेंस समझा था, तो वहां पे भी मैंने बताया था कि डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, चलता रहता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से ही बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होता है और जब वो मरता है तब तक उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। बस मैंने ये बताया था कि कुछ खास स्पेसिफिक जो एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो एक पर्टिकुलर एज तक डेवलप होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बाकी एस्पेक्ट जो होते हैं डेवलपमेंट के वो बढ़ते रहते हैं। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, कुछ एज तक बच्चे की डेवलप होनी होती है, वो हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि बाकी एस्पेक्ट्स जो होते हैं डेवलपमेंट के वो ग्रो करते रहते हैं। जैसे कि भाषा सीखना, सोशलाइजेशन, और इमोशनली चीजों को खुद को कंट्रोल करना, इमोशनल इंटेलिजेंट बढ़ना, ये सब क्या है? ये सब दिखा रहा है कि जो डेवलपमेंट है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार होने वाली चीज है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे निरंतरता का सिद्धांत, कि डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, चलता रहता है। माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक जो है वो डेवलपमेंट चलता रहता है, वो कभी नहीं रुकता। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाते जाता हूँ, आप उतारते रहिएगा एक एक करके, जो चीजें आपको समझ में आती जाए आप धीरे उसको उतारते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, हिंदी में आप इसको कह सकते हैं एक रूपता का सिद्धांत। इसका क्या अर्थ है? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से मतलब दूसरे बच्चे से अलग होता है। कैसे? किसी ना किसी रूप में अलग होता है, मतलब कि वो एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब बच्चे में डेवलपमेंट अलग होता है। इसके बावजूद हमें बच्चे में जो डेवलपमेंट होते हैं वो यूनिफॉर्म पैटर्न में होते हुए देखने को मिलते हैं, है ना। मतलब ये है कि मान के चलिए जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, जैसे इन्फेंसी, अडल्टहुड, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं, हर एक स्टेजेस में हमें बच्चे में जो डेवलपमेंटल पैटर्न्स होते हैं वो एक समान देखने को मिलते हैं। इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करिए, कि जैसे हमें पता है इन्फेंसी स्टेज में बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, चलने लगता है। जैसे कि 6 महीने का बच्चा धीरे धीरे क्रॉलिंग करता है, 7-8 महीने का बच्चा बैठने की कोशिश करता है, 1 साल का बच्चा धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है। ये कुछ चीजें हम देखते हैं। इसी प्रकार से बाकी एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के, जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में देखें तो बच्चा स्टार्टिंग में चिल्लाता है, फिर बैबलिंग करता है, उसके बाद धीरे धीरे एक अक्षर वाले, 2 अक्षर वाले शब्दों का निर्माण करना वो सीखता है। तो ये जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं ये सभी बच्चों में सेम देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज को समझिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, किसी ना किसी रूप में होता है। अब देखिए, आप 2 बच्चे को अगर सामने रखेंगे तो आप दोनों दोनों को जब कुछ एज अ टीचर जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आप हर एक बच्चे में अंतर समझने लगते हैं, कि भाई ये बच्चा ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें ये अच्छी क्वालिटीज हैं, इसमें ये बुरी क्वालिटीज हैं,
इसका ये स्किल अच्छा है, इसका वो स्किल कमजोर है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, ठीक है। ये अलग अलग स्किल्स हो जाती हैं बच्चे में। इसी के अलावा अलग अलग एस्पेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं बच्चे के, कि भाई बच्चे का ये वाला जो डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कोई बच्चा अगर डांस में अच्छा है, खेल में अच्छा है, तो फिजिकल बच्चे का अच्छा है, कोई बच्चा बोलने में अच्छा है तो लैंग्वेज उस डेवलपमेंट उसका अच्छा है। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि सब में डेवलपमेंट ही अलग अलग होता है, नहीं, यूनिफॉर्म पैटर्न फिर भी होता है कि एक खास स्टेज में जो चेंजेस बच्चे में होनी होती है वो सभी बच्चों में होती है, ठीक है। यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो जैसे कि अभी जैसे मैंने फिजिकल का एग्जांपल दिया, फिजिकल डेवलपमेंट का, ऐसे ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट का होता है। जैसे कि शुरुआत में बच्चे में सेंसरी मोटर स्टेज में जब बच्चा होता है, मतलब इन्फेंसी स्टेज में 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है, उसमें हमें बच्चे में देखने को क्या मिलता है कि बच्चा चीजों को छूकर सीखता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा थोड़ा सा थिंकिंग करने लगता है। बच्चे में एनिमिज्म देखने को मिलता है स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में 9 महीने के बाद आता है। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैसे हम पियाजे की थ्योरी में भी पढ़ेंगे। उन्होंने यही बता रखा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में कि किस एज में क्या होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है। ये यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि किसी खास जियोग्राफिकल डिफरेंसेस हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये यूनिवर्सल है और यही प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी है कि एक रूपता है बच्चे में, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डेवलपमेंट के डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं, लास्ट लेक्चर में ही बताया था। सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट। ये अलग अलग जो होते हैं हमारे डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स होते हैं। और एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति में जो ये अलग अलग डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनको वो एकीकृत करके अपना विकास करता है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि अगर एक खिलाड़ी है, मान के चलिए कोई क्रिकेट खेलता है, तो जब वो क्रिकेट खेल रहा है तो अपने 2-3 डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को एक साथ करेगा। कैसे? अगर कोई खेल रहा है, खिलाड़ी है, तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, साथ के साथ उसका जो मोटर स्किल है, क्योंकि अगर वो खेल रहा है तो उसका मोटर स्किल भी अच्छा होना चाहिए, फाइन मोटर या ग्रॉस मोटर स्किल्स, तभी वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल दूसरा लिंक मान के चलते हैं कि जैसे कि कोई कॉमेडियन है, कॉमेडी कर रहा है, स्टेज परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अब ऐसे केस में उस व्यक्ति में क्या क्या चीजें हमें होनी चाहिए? तो उसका एक तो लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि भाषा का जितना अच्छा उस पर पकड़ होगा, जितना अच्छा वो सामने बोल पाएगा, खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, उतना ही तो लोग उसको सुनेंगे। इसके अलावा वो इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में जब वो इंटरेक्ट करेगा तो बहुत सारी चीजें वो वहां से सीखेगा। तो ये क्या दिखा रहा है? ये यही दिखा रहा है कि इंटीग्रेशन, कि एक व्यक्ति क्या करता है, अपने अलग अलग डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करके ही अपना जो एक तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो करता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, की अलग अलग एस्पेक्ट्स जो होते हैं डेवलपमेंट के उनको इंटीग्रेट करना, एक करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन एक तरीके से, लेकिन मैं उसके अंदर दो आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग करके बताऊंगा। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल, हिंदी में इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख विकास। इसका क्या अर्थ है? शीर्षाभिमुख विकास का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये होता है, ये प्रिंसिपल जो सेफेलोकॉर्डल है, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ जाता है सीधा। प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, इसको भी मैं एक साथ ही लिख देता हूं यहाँ पे।
प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, हिंदी में इसको हम कह देते हैं निकट दूर, निकट दूर सिद्धांत। इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। देखिए, जो सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो सिर से शुरू होता है और धीरे धीरे उसके जो बाकी हिस्से होते हैं, जैसे कि उसके हाथ हो जाएंगे, आर्म्स, उसका जो बीच का हिस्सा है पेट, छाती, और फिर उसके बाद जो उसका नीचे का हिस्सा है पैर, इस प्रकार से जो डेवलपमेंट है वो सिर से लेके पैर की तरफ आगे बढ़ता है। और ये हम देखते भी हैं अक्सर, अगर आप छोटे बच्चे को देखें तो शुरुआत में जो बच्चा होता है 1-2 महीने का, उसका जो होता है कंट्रोल नहीं होता अपने सिर पे, बॉडी पे तो छोड़ी, सिर पे भी कंट्रोल नहीं होता है। तो इसलिए हम बच्चे को जब पकड़ते तो अक्सर उसके सर को सपोर्ट देते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है, उसका अपने सिर पे कंट्रोल नहीं होता। तो धीरे धीरे पहले बच्चे का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है सिर के हिस्से में। फिर आप देखेंगे जब वो होता है, सिर का विकास होता है, तो आप देखेंगे कि जब बच्चा 2-3 महीने का होता है तो धीरे धीरे बच्चा अपना जो सिर है वो उठाना शुरू कर देता है, या सिर को इधर उधर घुमाना शुरू कर देता है। वो क्यों कर पाता है? क्योंकि पहले उसके सिर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे उसके आर्म्स का विकास होता है, और जैसे जैसे उसके आर्म्स का विकास होता है वो चीजों को पकड़ना या उससे खेलना शुरू करता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका जो बीच का हिस्सा है वो विकसित होता है, और इसी वजह से बच्चा धीरे धीरे बैठना शुरू करता है। और जब उसका जो नीचे का हिस्सा, पैर का हिस्सा है, वो विकसित होता है, तब जाके बच्चा क्रॉलिंग करना, मतलब घुटनों के बल चलना या सीधे खड़े होकर चलना सीख पाता है। तो ये हमें बताता प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल, यानी कि सिर से लेके पैर तक का विकास। वहीं दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल है वो ये कहता है कि बच्चे का जो पहले केंद्र है, मतलब ये वाला हिस्सा, इसको सेंटर बोलते हैं, इसका विकास होता है। अब इसमें क्या विकास होता है? इसमें जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, जो हमारा नर्व सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, उसका विकास होता है पहले, और उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो पूरे हिस्से में चारों तरफ, बाकी फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ होता है। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है। इंग्लिश टर्म तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आते हैं बाइलिंगुअल तो इंग्लिश वाला टर्म एग्जैक्ट वही रहता है, कई बार जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो बदल जाता है। तो सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, हिंदी में इसको हम कह सकते हैं पूर्वानुमान, पूर्वानुमान का सिद्धांत। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको एक चीज अभी बता दी, जस्ट पहले बताई है इसके, कि एक तो होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट है वो हर एक बच्चे में एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। तो जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो एक तो यूनिफॉर्म है, दूसरा सीक्वेंशियल है। जैसे कि इसको ऐसे समझिए कि जब बच्चा चलना सीखता है तो चलना एकदम से नहीं सीखता, चलना सीखने से पहले बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेस बच्चे में आते हैं, और वो सीक्वेंशियल होते हैं। जैसे कि पहले बच्चा चलने से पहले बच्चा क्या करेगा? पहले तो बच्चा धीरे धीरे बैठना सीखेगा, बैठना सीखने के बाद बच्चा क्रॉल करना, घुटनों के बल चलना सीखेगा, उसके बाद चीजों को पकड़ के खड़ा होना सीखेगा, बैलेंस बनाना सीखेगा, और फिर बच्चा चलना सीखता है। तो ये क्या है? ये एक सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है जिसको फॉलो करने के बाद ही बच्चा चल पाता है। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि बच्चे में एक सीक्वेंस फॉलो होता है डेवलपमेंट का, इसलिए हम डेवलपमेंट को थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि अगर आप देखेंगे कि कोई बच्चा क्रॉल करना सीख चुका है, मतलब कि घुटनों के बल चलना सीख चुका है, जो क्रॉल करना अगर बच्चा सीख रहा है, तो इसका मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब बच्चा धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा। ठीक है, बच्चा अब क्या करना सीखेगा? खड़ा होना सीखेगा, और उसके बाद चलना सीखेगा। तो इतना अनुमान तो हम लगा सकते हैं, और यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी,
कि हम थोड़ा बहुत अनुमान बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में लगा सकते हैं। उसका कारण ये है कि एक तो डेवलपमेंट यूनिफॉर्म होता है, दूसरा डेवलपमेंट एक जो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होते हैं, एक फिक्स सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक बच्चे के ऊपर या बच्चे के डेवलपमेंट पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही फर्क हमें देखने को मिलता है। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीटली हेरिडिटी का प्रोडक्ट है, मतलब हेरिडिटी की वजह से हो रहा है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीटली एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है। बल्कि ध्यान रखिएगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का ही असर हमें देखने को मिलता है। और कई बार क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में और आ भी रखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखिएगा कि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का गुणनफल होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। या कई बार मल्टीप्लीकेशन की जगह प्रोडक्ट वर्ड का यूज कर दिया जाता है कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का मिला जुला असर होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ एनवायरनमेंट का असर है या सिर्फ हेरिडिटी का असर है, तो दोनों का ही असर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो काफी हद तक बच्चे की हेरिडिटी पर डिपेंड करता है कि बच्चे को हेरिडिटी जेनेटिक रूप में क्या क्या चीजें मिलेंगी। बच्चे का हाइट, रंग रूप, ये सब हेरिडिटी होगा, लेकिन बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। इसी प्रकार बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इमोशनल डेवलपमेंट हेरिडिटी पर भी डिपेंड करता है कि हेरिडिटरी उसको चीजें किस तरीके से मिल रही हैं, और इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे कि डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का ही प्रोडक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। स्पाइरल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। अब स्पाइरल का मतलब क्या होता है? स्पाइरल का मतलब होता है, आपने देखा भी होगा, स्पाइरल कुछ इस प्रकार से चीजें होती हैं, ठीक है, इस प्रकार से स्पाइरल। अब इसका क्या अर्थ है? स्पाइरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? स्पाइरल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो कभी तो तेज होता है, फास्ट होता है, फास्ट, और कभी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, स्लो जो होता है उसको अक्सर हम कहते हैं पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ सीधा। देखिए, फॉर एग्जांपल बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, अगर आप देखेंगे तो इनफेंसी स्टेज में बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो काफी तेजी से होता है। 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है वो फिजिकली तेजी से ग्रो करता है। साथ के साथ बच्चे का जो फाइन मोटर और जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं वो भी इन्फेंसी स्टेज में तेजी से डेवलप होते हैं। तो इन चीजों का जो विकास होता है दोनों का, वो इन्फेंसी स्टेज में तेजी से होता है। ठीक है, वहीं जब बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में आ जाता है, ठीक है, चाइल्डहुड का मतलब मैं यहाँ पे 3 से लेकर 12 साल की बात कर रहा हूँ, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड भी और लेटर चाइल्डहुड भी। तो जब बच्चा चाइल्डहुड की स्टेज में आता है तो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, स्लो हो जाता है, मतलब धीमी गति से बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो होता है। अब स्लो होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट स्लो ही रहेगा, वो फास्ट होगा, लेकिन जो ये स्लो है ना, ये एक तरीके से पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन है। अब इस दौरान बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट इनफेंसी स्टेज में हुआ था उसको और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने का काम होता है चाइल्डहुड में। बच्चे को जो न्यूट्रिशन दिया जाता है वो चीजें बच्चे की शरीर को और मजबूत करता है। ठीक है, फिजिकली ग्रो नहीं करेगा ज्यादा तेजी से, धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन बच्चे का जो शरीर है वो धीरे धीरे मजबूत होगा उस पीरियड में। ठीक है, उसके बाद जैसे ही एडोलेसेंस एज आएगी, एडोलेसेंस एज जैसे ही आएगी, यानी कि जैसे ही बच्चा 13 साल से ऊपर का होगा, वैसे ही बच्चे में आप देखेंगे फिर से जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, वो तेजी से होगा बच्चे में। बच्चे की हाइट, वेट तेजी से बढ़ते हैं एडोलेसेंस एज में। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया स्पाइरल डेवलपमेंट का, कि पहले स्लो फिर फास्ट, फिर स्लो फिर फास्ट, फिर स्लो फिर फास्ट। ये चीजें हमें और भी एस्पेक्ट्स में देखने को मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें होता है। इसमें तो देखिए खैर ये सभी बच्चों में पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन बाकी चीजें भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल डेवलपमेंट, वो भी स्पाइरल हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि हर बच्चे में हो, लेकिन किसी में हो सकता है। जैसे कि
एक समय पे हो सकता है कि बच्चा दूसरों के साथ तेजी से घुल मिल रहा हो, अच्छा लगता है उसको। एक समय ऐसा आता है कि बच्चा फिर अकेले रहना पसंद करता है। फिर एक समय आता है कि बाकी लोगों के साथ रहना पसंद करता है। तो एक तरीके से क्या है, ये स्पाइरल चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, कितने कर लिए अभी तक हमने? आई थिंक 10 कर लिए ना। नेक्स्ट इज 11th। हो सकता है नंबर में कंफ्यूजन हो, शायद 10 कर लिया हमने। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। अब मल्टी डायमेंशनल कौन कौन से डायमेंशन होते हैं? कल हमने लगभग 7 डायमेंशंस पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था कॉग्निटिव, उसके बाद सोशल, लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक कह सकते हैं इसको, इमोशनल, इमोशनल, उसके बाद मोरल, मोटर, और 4 5 6 एक रह गया। कौन सा रह गया बताइए जरा? बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट रह गया। तो आप देख सकते हैं, अब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये मल्टी डायमेंशनल होता है। ये चीज मैंने कल भी बताई थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट ही बच्चे का डेवलपमेंट कहलाता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, लिंग्विस्टिक भी बहुत जरूरी है, सोशल, कॉग्निटिव, मोरल एंड मोटर, ये सारे डेवलपमेंट होना एक बच्चे में बहुत जरूरी है। और ऐसे बहुत ही रेयर केस, हमें एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस कोई हो सकता है जिसमें ये सारा डेवलपमेंट अच्छा हो, बैलेंस्ड रूप में हो। अदरवाइज वही वाली बात है, किसी में फिजिकल अच्छा होता है, किसी में कॉग्निटिव अच्छा होता है, किसी में सोशल, किसी में लिंग्विस्टिक, किसी में इमोशनल, किसी में मोरल, किसी में मोटर, ठीक है। लेकिन मल्टी डायमेंशनल होता है हर एक बच्चे में, ये सभी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, अनुपात अलग अलग हो सकता है, किसी का फिजिकल अच्छा हो सकता है तो कॉग्निटिव वीक हो सकता है, किसी का सोशल अच्छा हो सकता है तो इमोशनल वीक हो सकता है, ठीक है। तो रेशियो का फर्क है, अनुपात का फर्क है कम ज्यादा, लेकिन ये मल्टी डायमेंशनल होता है डेवलपमेंट। हर एक बच्चे में ये सभी डायमेंशंस हमें डेवलपमेंट के देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, ये जितने भी एस्पेक्ट्स है ना, मतलब जितने भी डायमेंशंस हैं डेवलपमेंट के, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपस से मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सब बच्चों में डेवलपमेंट होता है लेकिन स्वतंत्र रूप में होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये चीजें। एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे के सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। एक ऐसा बच्चा जो अक्सर बीमार रहता है, मान के चलिए, तो आप एक बात सोचिए, क्या उसके इमोशंस अच्छे होंगे? इमोशंस भी उसके नेगेटिव ज्यादा होंगे। तो क्या उसका फिजिकल डेवलपमेंट उसके इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, कर रहा है। अब इमोशंस नेगेटिव है, बच्चा इंट्रोवर्ट होगा धीरे धीरे सोशली, बाकी लोगों से मिलना जुलना उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो खुद को इनफीरियर महसूस करेगा। तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी अफेक्ट हो रहा है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अफेक्ट होगा, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट से काफी सीधा संबंध है, ठीक है। और ऐसे बच्चे जिसका सोशल डेवलपमेंट बहुत कमजोर होता है, उसका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी बहुत कमजोर होता है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो एक्वायर की जाती है दूसरे लोगों के साथ रहकर, उनसे बोलकर, बातचीत करके हम ज्यादा बेहतर सीख पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि स्वतंत्र हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एंड दिस इज द लास्ट। जैसे कि मैंने कहा था हम 13 प्रिंसिपल्स जो है आज कवर करेंगे। तो लास्ट जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन, कई बार क्या होता है कि डेवलपमेंट मैच्योरेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि कुछ पर्टिकुलर मैच्योरेशन बच्चे में आने के बाद ही कुछ पर्टिकुलर डेवलपमेंट हमें बच्चे में देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पियाजे ने ये बात खुद कही थी कि बच्चे में जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये बच्चे में कब डेवलप होती है? वो बच्चे में डेवलप होती है एडोलेसेंस एज में, एडोलेसेंस एज में, यानी कि जब बच्चा 13+ का होता है तब बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है, उससे पहले बच्चे में नहीं आती। तो ये क्या है? ये एक एग्जांपल है मैच्योरेशन का कि बच्चा जब तक एडोलेसेंट एज में नहीं आएगा, 13+ का नहीं होगा, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लेवल पे नहीं हो पाएगा। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से होना है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा कर पाए, ये कब होगा? जब बच्चा एडोलेसेंस एज में आएगा। और मैंने कल एक चीज आपको बताई भी थी कि मैच्योरेशन इज द प्री-कंडीशन फॉर लर्निंग। मैच्योरेशन इज प्री-कंडीशन फॉर लर्निंग। मैंने आपको बताया था कि बच्चा अगर कुछ सीखना चाहता है तो मैच्योरेशन एक क्या है? प्री कंडीशन है, उससे पहले वो चीजें बच्चा नहीं कर सकता। तो आई होप इसी के साथ आप ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट समझ पाए होंगे। मुझे उम्मीद है कि सारे मैंने कवर कर दिए। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया डेवलपमेंटल टास्क का, उसको हम कवर कर लेते हैं। डेवलपमेंटल टास्क, ठीक है। इसको ये जो कंसेप्ट है डेवलपमेंटल टास्क का, ध्यान रखिएगा, इनका नाम याद रख लीजिएगा। रॉबर्ट जे हैविघस्ट इनका नाम था, जिन्होंने कि जो ये डेवलपमेंटल टास्क का कंसेप्ट है ये 1972 में दिया था। हिंदी में इसको हम कह देते हैं विकासात्मक पाठ, विकासात्मक पाठ, ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डेवलपमेंटल टास्क होता क्या है। तो देखिए, डेवलपमेंटल टास्क एक तरीके का सोशल एक्सपेक्टेशन होता है। सोशल एक्सपेक्टेशन एक उम्मीद, एक अपेक्षा किसी बच्चे से जो हम कर सकते हैं एक खास पर्टिकुलर एज में, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल टास्क। और उसी सोशल एक्सपेक्टेशन को रॉबर्ट जे हैविगस ने नाम दिया था डेवलपमेंटल टास्क का। तो डेवलपमेंटल टास्क कुछ नहीं है, एक तरीके का ये सोशल एक्सपेक्टेशन है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि एक बच्चा जो कि इन्फेंसी स्टेज में है, उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा जो 2 साल तक का बच्चा होता है, जनरली वो खुद से चलने लग जाता है, भाषा पे उसका ठीक ठाक कंट्रोल हो जाता है, बोलने लग जाता है अच्छे से। इसके अलावा बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं रहता है। ये सारी चीजें हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं 2 साल तक के बच्चे को। इसी प्रकार से चाइल्डहुड एज में भी हम बच्चे से कुछ चीजें एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा कंक्रीट थिंकिंग कर पाए, और बच्चा थोड़ा सा बच्चे का सोशल डेवलपमेंट बढ़े, क्योंकि बच्चा गैंग स्टेज में आ जाता है चाइल्डहुड एज में। तो बच्चा सोशल दायरा बच्चे का धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो हर एक एज में कुछ ना कुछ हमारी सोशल एक्सपेक्टेशंस होती है। इसी प्रकार एडोलेसेंस एज में, और इसी प्रकार से अडल्टहुड में, है ना। इसको जैसे ये समझिए कि अडल्टहुड में जनरली बच्चे की एज 20+ हो जाती है, तो हम अब धीरे धीरे बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा अपना करियर सेट करने लग जाए, मतलब करियर बनाने लगे, करियर पे काम करे। करियर के बाद शादी, अपने लाइफ पार्टनर को चुनना, शादी और बच्चा और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको निभाना, ये एक एक्सपेक्टेशन सोसाइटी उस व्यक्ति से, उस बच्चे से करने लग जाती है। और इसी सोशल एक्सपेक्टेशन को डेवलपमेंटल टास्क का नाम दिया गया है। डेवलपमेंटल टास्क के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहते हैं कि हर एक पर्टिकुलर एज में कौन कौन से डेवलपमेंट टास्क है उसको समझना है, तो मैंने एक 20 मिनट की वीडियो डिटेल में बहुत पहले ही बना रखी थी। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको CDP क्विक कंसेप्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो CDP क्विक कंसेप्ट के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आप देखिएगा कि आपको एक डेवलपमेंटल टास्क के नाम से एक वीडियो मिल जाएगी, जो कि 20 मिनट की वीडियो है लगभग। मैंने डिटेल में सारी चीजें समझा दी है उसमें कि भाई डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है, कैसे वर्क करती है। हालांकि मैं इसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहां से भी आप चीजें सीख सकते हैं। डेवलपमेंटल टास्क हमारे किस काम की है? एज अ टीचर ये हम
क्यों पढ़े डेवलपमेंटल टास्क को? तो डेवलपमेंटल टास्क हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है एज अ टीचर। जब आप बच्चे के डेवलपमेंट को इवेलुएट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक सोसाइटी जो एक्सपेक्ट करती है और इन थ्योरी, इन प्रिंसिपल जो चीजें बच्चों में होती हैं उसको आपको समझना है। ठीक है, एक सोसाइटी जैसे मान के चलिए एक बच्चे से ये एक्सपेक्ट करती है कि बच्चा इसको ऐसा समझिए कि एडोलेसेंस एज में बच्चा आ जाता है। अब सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है 15 साल के से 16 साल के बच्चे से, 15-16 साल के बच्चे से कि वो थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनने शुरू हो जाए, मतलब सोशली भी रिस्पॉन्सिबल हो और अपनी फैमिली में भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बने। लेकिन क्या बच्चा सचमुच में इतना रिस्पॉन्सिबल है या इन प्रिंसिपल ये चीजें पॉसिबल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा तो आप बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएंगे, मतलब इवेलुएट कर पाएंगे और उसी हिसाब से जो भी नेसेसरी एक्शन है वो ले सकते हैं। तो एक तरीके से गाइडेंस होता है। तो ये एक तरीके से गाइडेंस होता है टीचर्स के लिए, टीचर को गाइड करने के लिए, एज वेल एज पेरेंट्स को भी, कि भाई पेरेंट्स भी तो देखने बच्चे को देखें कि एक्चुअल में सोसाइटी उससे क्या एक्सपेक्ट करती है, उसका डेवलपमेंट टास्क क्या है और रियल में बच्चा किस स्टेज में है डेवलपमेंट के। ठीक है, तो गाइडेंस फॉर टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स आर एज अ टीचर। अभी एज अ टीचर बच्चों को चीजें समझेंगे, लेकिन कभी आप भी पेरेंट्स बनेंगे तो आप अपने बच्चों को फिर उस हिसाब से इवेलुएट कर सकते हैं। समटाइम्स ये मोटिवेट भी करता है लर्नर को, मोटिवेट भी करता है लर्नर को। कैसे? कि जब सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है 15-16 साल के बच्चे से कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल बने, तो कई बार कुछ बच्चे धीरे धीरे सोशली रिस्पॉन्सिबल होना शुरू होते हैं। जैसे कि जब उनको पता चलता है कि भाई सोसाइटी में जैसे कि इन्वायरमेंट के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि पेड़ों को काटना एक समस्या है, तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं ऐसे प्रोग्राम में जो कि पेड़ों से जुड़ा हो, पेड़ लगाना जैसे हो गया, वन महोत्सव हो गया, इस प्रकार के प्रोग्राम में। तो वहां पे बच्चा क्या कर रहा है, सोशल एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और वहां पे वो इसलिए कई बार मोटिवेट भी होता है। ठीक है, हालांकि बच्चे को थोड़ी पता है कि भाई मेरा डेवलपमेंटल टास्क क्या है। बच्चा तो बस ये देखता है कि सोसाइटी उसको जो कह रही है, जो उससे एक्सपेक्ट कर रही है, उसको वो पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कई बार वो करता है, कई कर पाता है, तो वो मोटिवेट होता है, क्योंकि जब वो सोशल एक्सपेक्टेशन को पूरा करेगा सोसाइटी उसको अप्रिशिएट करेगी, मोटिवेट करेगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो थोड़ा सा बच्चे में गिल्ट फीलिंग आती है। तो ये पूरा डेवलपमेंटल टास्क है, आई होप आपको आ गया होगा। इसी के साथ हमारा जो डेवलपमेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को समझेंगे डिटेल में। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, दोस्तों तक शेयर और लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। फीडबैक देंगे तो हमें भी पता चलेगा कि किस प्रकार से हमें अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।